जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे एंजाइम्स के मैकेनिज्म की तरफ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंजाइम्स के एंजाइम्स डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे वो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, हाउ दे हेल्प टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। तो आपने सबसे पहले तो इसका एक सिंपल मैकेनिज्म याद रखना है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट सबसे पहले कंबाइन करेंगे, बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम और प्रोडक्ट में। दिस इज द सिंपलेस्ट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन विच एंजाइम इज इन्वॉल्व। इसको हम डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। ये आपके सामने एंजाइम प्रेजेंट है, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और इसके साथ इस सबस्ट्रेट ने आकर बाइंड करना है। तो सबस्ट्रेट जैसे ही आके बाइंड करेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, दिस कॉम्प्लेक्स विल बी कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। और आपने पढ़ा था कि किस वजह से, अल्टीमेटली ड्यू टू द कैटालिटिक साइट, बाइंडिंग साइट ने बाइंड करवाया, कैटालिटिक साइट ने उसको एक्टिवेट किया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, और उसके बाद ये प्रोडक्ट एंजाइम से रिलीज हो जाएगी एंड एंजाइम विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो प्रोडक्ट will leave the active site, leaving the actual enzyme behind। ये simplest mechanism है। हमारे सेल्स के अंदर काफी सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो इतने सिंपल नहीं होते। दे एग्जिस्ट ईदर इन द फॉर्म ऑफ चेन और साइकिल। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दे दूंगा। आपने ग्लाइकोलिसिस को पढ़ा हुआ है, ग्लाइकोलिसिस इज अ चेन रिएक्शन। इसी तरह से आपने क्रेब्स साइकिल को पढ़ा है, इट इज अ साइक्लिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शंस। आपने फोटोसिंथेसिस में कैल्विन साइकिल को पढ़ा है, जहां पर काफी सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि इन चेन रिएक्शंस के अंदर या साइक्लिक रिएक्शंस के अंदर, नंबर वन, मल्टीपल एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड, और इन तमाम एंजाइम्स को कॉमनली हम रिलेट करते हैं मेम्ब्रेन्स के साथ। दे आर अटैच्ड कॉमनली विद द मेम्ब्रेन्स। और इन एंजाइम्स के दरमियान हैंड ऑन मैकेनिज्म मौजूद होता है। अब हैंड ऑन मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि एक एंजाइम ने एक सबस्ट्रेट को पकड़ा, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, और वो प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम को हैंड ओवर हो जाएगी। वो प्रोडक्ट उस सेकंड एंजाइम का सबस्ट्रेट बनेगी, वो उसको एक और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, और उस प्रोडक्ट को थर्ड एंजाइम को हैंड ओवर कर देगा। जैसा कि रिले रेस के अंदर होता है कि एक ने दूसरे को बॉल पकड़ाई, स्टिक पकड़ाई, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और जब वो एंड पर पहुंचेगी तो फिर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर भी ये मैकेनिज्म इसी तरह से होता है। तो हम इस एक चेन रिएक्शन को भी देख लेते हैं कि इनमें एंजाइम्स कैसे वर्क करेंगे और इनका कंट्रोल किस तरह से होगा, कैसे इन रिएक्शंस को, प्रोसेसेस को रेगुलेट किया जा रहा होगा। तो ये आपके सामने सबसे पहला सबस्ट्रेट है ए, और इसको हम कहते हैं इनिशियल सबस्ट्रेट, या हम इसको कहते हैं प्रीकर्सर। यानी जो सबसे पहला सबस्ट्रेट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज प्रीकर्सर। दिस इज सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम 1। ये एंजाइम 1 का सबस्ट्रेट है। एंजाइम 1 ने इसको बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, और बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये हैंड ओवर कर देगा एंजाइम 2 को। तो अब ये जो बी है ये एंजाइम 1 की प्रोडक्ट है, और एंजाइम 2 के लिए ये सबस्ट्रेट कहलाएगा। ये एंजाइम 2 इसको कन्वर्ट कर देगा सी में, और हैंड ओवर कर देगा एंजाइम 3 को। अब ये सी एंजाइम 3 के लिए सबस्ट्रेट है, और एंजाइम 2 के लिए प्रोडक्ट। एंजाइम 3 इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा डी प्रोडक्ट में। इस डी प्रोडक्ट पर एक्ट करेगा एंजाइम 4,
और ये इसको कन्वर्ट कर देगा ई प्रोडक्ट में। अब ये जो लास्ट में प्रोडक्ट हमें मिलेगी इसको हम कहेंगे फाइनल प्रोडक्ट, या हम इसको कहेंगे एंड प्रोडक्ट। यानी आपने ये याद रखना है कि बी को अगर हम देखें तो बी इज एक्टिंग बोथ एज सबस्ट्रेट एंड एज प्रोडक्ट, सी इज एक्टिंग बोथ एज सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, डी इज एक्टिंग बोथ एज सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, और जो ई है दिस इज एक्टिंग ओनली एज द प्रोडक्ट। तो हम इसको इसलिए कहेंगे फाइनल प्रोडक्ट। और इसी तरह से जो ए है इट इज एक्टिंग ओनली एज द सबस्ट्रेट, तो इसको हम कहेंगे प्रीकर्सर। अब आपने ये याद रखना है कि इन रिएक्शंस में ये जो दरमियान के सब्सटेंसेस हैं इन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इंटरमीडिएट्स। यानी तीन आपके सामने टर्म्स हो गई। पहली टर्म प्रीकर्सर की, जो इनिशियल सबस्ट्रेट है इसको प्रीकर्सर कहेंगे। उसके बाद आपके सामने आ गई फाइनल प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट, और तीसरी टर्म आपके सामने आ गई इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस की। अब ये तमाम के तमाम एंजाइम्स की इस एक्टिविटी को रेगुलेट भी कर रहे होते हैं, और उस रेगुलेशन के दो बेसिक मैकेनिज्म्स आप यहां पर पढ़ेंगे। वन इज द फीडबैक इनहिबिशन एंड अदर इज द प्रीकर्सर एक्टिवेशन। अगर सपोज करें कि सेल के अंदर प्रीकर्सर की अमाउंट ज्यादा है तो सेल को इसको ज्यादा तेजी से आगे कन्वर्ट करना चाहिए। अब उस केस में आपने याद रखना है कि अगर सेल में प्रीकर्सर की अमाउंट ज्यादा हो, दिस इंक्रीज्ड अमाउंट एक्ट्स एज एक्टिवेटर फॉर दीज एंजाइम्स। और एक्टिवेटर का काम क्या होता है? एंजाइम्स की एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देना, बढ़ा देना। तो इसीलिए जब भी प्रीकर्सर की अमाउंट ज्यादा होगी एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे, और इस एक्टिवेशन को हम कहेंगे प्रीकर्सर एक्टिवेशन। इसी तरह से आपने ये याद रखना है कि अगर फाइनल प्रोडक्ट सेल की रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, यानी सेल को वो कम रिक्वायर्ड है, प्रोड्यूस ज्यादा हो रही है, तो सेल कुछ देर के लिए उसकी प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर देगा। अब कैसे स्लो डाउन करेगा? कि दिस इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट विल एक्ट एज इनहिबिटर फॉर एनी एंजाइम इन दिस चेन। और इनहिबिटर का काम क्या होता है? एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो कर देना, कम कर देना। इस इनहिबिशन को हम कहेंगे फीडबैक इनहिबिशन या एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। तो आपने ये याद रखना है कि इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर जो चेन की फॉर्म में हो रहे होते हैं या साइक्लिक फॉर्म में हो रहे होते हैं, इसमें एंजाइम्स किस तरह से वर्क करेंगे। और इसके साथ साथ आपने ये याद रखना है कि प्रीकर्सर एक्टिवेशन क्या है, प्रीकर्सर हम किसको कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन क्या है, फाइनल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट हम किसको कहेंगे, और उसके साथ साथ इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस हम किनको कह रहे होते हैं। अब इसी मैकेनिज्म को अगर हम आगे लेकर चलें तो दो बेसिक मॉडल्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। वो मॉडल्स कौन कौन से हैं? वन इज द लॉक एंड की मॉडल एंड अदर इज द इंड्यूस फिट मॉडल। हम सबसे पहले लॉक एंड की मॉडल को देख लेंगे। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि दो बेसिक चीजें हैं जिसको हमने डिस्कस करना है, लॉक एंड की। अब इस मॉडल की ये प्रेजेंटेशन आपके सामने है। According to this model, enzyme will act as a key, और जैसे एक स्पेसिफिक की एक लॉक को ओपन करती है, इस मॉडल के मुताबिक भी एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ओपन कर देता है। अब मैकेनिज्म उसी तरह से होगा कि ये की लॉक के अंदर फिट होगी। लॉक हम किसको कह रहे हैं? सबस्ट्रेट को। की हम किसको कह रहे हैं? एंजाइम को। बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद ये लॉक ओपन हो जाएगा। लॉक ओपन होने का मतलब क्या है? कि सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स में, और एंजाइम की फॉर्म में उसी तरह वापस आ जाएगा। इसको हम कह रहे हैं लॉक एंड की मॉडल। अब इस लॉक एंड की मॉडल के दो बेसिक पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एक पॉइंट तो वो ये कहता है कि एवरी एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एज देयर इज अ स्पेसिफिक की फॉर अ स्पेसिफिक लॉक। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो ये कहता है कि जब एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है
तो एंजाइम की जो शेप है इट रिमेन्स अनचेंज्ड। अब यही इस मॉडल की डिस्क्रिपेंसी है और इसी डिस्क्रिपेंसी को बेस बनाकर नेक्स्ट मॉडल प्रेजेंट किया गया था जिसको हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, एंजाइम इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर विच शोज चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसको हम ग्लव्स के साथ भी रिलेट करते हैं कि जैसे ग्लव्स अगर एक जगह पे पड़े हों, हम उसको हैंड पे पहनेंगे तो वो उस हैंड के मुताबिक अपनी शेप को अडॉप्ट कर लेगा। तो सेम इसी तरह से एंजाइम भी रिएक्शन के दौरान अपनी शेप को चेंज करता है और रिएक्शन के बाद अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाता है। तो इंड्यूस फिट मॉडल को हम देख लेते हैं कि यह मॉडल कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है। इस मॉडल के मुताबिक ये एंजाइम है हैविंग अ स्पेसिफिक एक्टिव शेप ऑफ द एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट की शेप है, ये इसके साथ सबस्ट्रेट्स हैं जिन्होंने बाइंड करना है। अब जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो आप देख रहे हैं कि यहां पर एक्टिव साइट की शेप चेंज हो गई और इसी शेप के चेंज होने की वजह से एंजाइम एक्टिवेट होता है। एंजाइम एक्टिवेट होगा, वो इनको कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद एंजाइम और एक्टिव साइट दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये इंड्यूस फिट मॉडल है। इस मॉडल के मुताबिक जब एक सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर फिट होता है, एडजस्ट होता है, तो इट कॉजेस चेंज इन द शेप ऑफ द एंजाइम। इस चेंज को हम कहते हैं इंडक्शन। और इस चेंज को फिर रिवर्ट करने के लिए और अपने आप को ओरिजिनल फॉर्म में ले जाने के लिए एंजाइम ये रिएक्शन करवा देता है, यानी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देता है। अब आपने इसी के साथ इनका कंपैरिजन भी याद रखना है। पेपर के अंदर क्वेश्चन वुमन कंपैरिजन बेस्ड आता है। आपके सामने ये दोनों डायग्राम्स आ गई, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल, और इनके कंपैरिजन में आपने ये चंद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि लॉक एंड की मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय एमिल फिशर एंड इंड्यूस फिट मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय कोशलैंड। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि बोथ मॉडल्स एक्सप्लेन दैट एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। तो स्पेसिफिसिटी इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो इस पे आती है। यानी लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एंजाइम इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, इट डज नॉट शो एनी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, जबकि इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक एंजाइम इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड इट शोज चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। और लास्ट में आपने इसी चीज को रिलेट कर देना है, यानी इस मॉडल के मुताबिक रिएक्शन के दौरान एंजाइम की शेप चेंज नहीं होगी, जबकि इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक रिएक्शन के दौरान एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी। जी, एंजाइम्स के मैकेनिज्म के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के रोल को। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपने सबसे पहले तो ये समझना है कि एक्टिवेशन एनर्जी हम कहते किसको हैं और इसका क्या रोल होगा। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है, दिस एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट्स, या आप कह सकते हैं कि ये वो एनर्जी है जो रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में दिस एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट्स एज बैरियर फॉर द केमिकल कंपाउंड्स, और जब तक वो केमिकल कंपाउंड्स उस बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। अब दो ऑप्शंस हो सकती हैं कि या तो हम उन केमिकल कंपाउंड्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दें जिससे वो ज्यादा स्पीडीली मूव करके बैरियर को क्रॉस कर जाएं, या दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि हम उस बैरियर को कम कर दें और
एंजाइम्स क्या करते हैं, ये उसी बैरियर को कम कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहां पर आपने इस ग्राफ की मदद से इसको याद रखना है, इसको समझना है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और एंजाइम्स किस तरह से इसको कम करने में इन्वॉल्व होते हैं। अब डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में दिस एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट्स एज बैरियर फॉर द केमिकल कंपाउंड्स, और जब तक वो केमिकल कंपाउंड्स उस बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। अब दो ऑप्शंस हो सकती हैं कि या तो हम उन केमिकल कंपाउंड्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दें, जिससे वो ज्यादा स्पीडीली मूव करके बैरियर को क्रॉस कर जाएं, या दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि हम उस बैरियर को कम कर दें, और एंजाइम्स क्या करते हैं, ये उसी बैरियर को कम कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहां पर आपने इस ग्राफ की मदद से इसको याद रखना है, इसको समझना है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और एंजाइम्स किस तरह से इसको कम करने में इन्वॉल्व होते हैं। ये आपके सामने रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं, देयर आर टू रिएक्टेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये आपके सामने प्रोडक्ट प्रेजेंट है, दैट इज H2CO3, और हमने ये देखना है कि इन रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। अब जनरली अगर आप देखें तो जो प्रोडक्ट्स हैं ये रिएक्टेंट्स के मुकाबले में लो एनर्जी लेवल पर मौजूद हैं, लेकिन इनको इसमें कन्वर्ट होने के लिए इस बैरियर को क्रॉस करना है। अब ये जो बैरियर है, ये हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर एंजाइम नहीं होगा तो रिएक्टेंट ने पहले इस बैरियर को क्रॉस करना है, इस ट्रांजिशन के स्टेट पे पहुंचेगा, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। अब एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम इस बैरियर को लो कर देते हैं, ठीक है। लाइक यहां पर हम ये देख रहे हैं कि दिस इज विदाउट एंजाइम, दिस इज विद एंजाइम। तो अगर एंजाइम प्रेजेंट होगा तो ये बैरियर कम हो जाएगा, और अब इस रिएक्टेंट को इस लोअर बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना है। तो अब इसलिए आपने ये याद रखना है यहां पर दो चीजें, कि ये वो अमाउंट होगी एनर्जी की, एक्टिवेशन एनर्जी की, जिसको एंजाइम ने कम किया है। यानी आप कह सकते हैं कि दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन, और यहां पर ये वो एनर्जी है जो एंजाइम की वजह से कम हो गई है। तो ये आपके सामने मौजूद है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद द एंजाइम, ठीक है। ये हम इस अमाउंट को कह रहे हैं, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट द एंजाइम, और ये वो ओवरऑल एनर्जी है दैट विल बी रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। हम उस रिएक्शन को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं जहां पे प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट के मुकाबले में लोअर एनर्जी लेवल पर मौजूद हैं। तो अगेन इसको हम देख लेते हैं, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है बाय ओवर पासिंग दिस एक्टिवेशन एनर्जी। ये वो एनर्जी की अमाउंट है जो रिलीज होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये वो एनर्जी की अमाउंट है एक्टिवेशन एनर्जी जो एंजाइम के बगैर रिक्वायर्ड है, और ये वो एक्टिवेशन एनर्जी है जो एंजाइम के साथ रिक्वायर्ड है। तो एंजाइम्स ने क्या रोल प्ले किया है, दे हेल्प द रिएक्टेंट्स टू ओवरकम दिस बैरियर, दे लोअर्ड द एक्टिवेशन एनर्जी, और जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतना वो रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा था कि
जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, उन रिएक्शंस को भी पॉसिबल बना देते हैं जो जनरली इम्पॉसिबल होते हैं या जो नॉर्मली हमारी बॉडी कंडीशंस के ऊपर प्रोसीड नहीं हो रहे होते।